नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था और अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी कि एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। और आज अचानक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। शुक्ला जी, ये सब क्या चल रहा है दिल्ली में? केजरीवाल क्या नया ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं इसके जरिए? देखिए मनविंदर जी, ये सिर्फ पब्लिक पॉस्चरिंग है। सबको मालूम है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का ऑर्डर की पावर है और उस ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं और उसका एक बाकायदा कानून बना हुआ है कि आपको निर्धारित समय में उस ऑर्डिनेंस को अगर कानून बनाना है तो लोकसभा, अगर ये केंद्र ने जारी किया है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करना है, और अगर राज्य सरकारों ने बनाया है तो उसको विधानसभा और विधान परिषद जहां है वहां पर उनसे पास कराना है। और अगर अन्यथा नहीं होगा तो, अगर ऐसा नहीं करा पाएंगे तो अपने आप वो लैप्स हो जाएगा, तो कानून ही नहीं रहेगा और 2-3 महीने के बाद उसकी वैधता, ऑर्डिनेंस की 6 महीने के बाद उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। तो सबको मालूम है कि इसकी वैधता 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगी अगर जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार दिल्ली सरकार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में की है। तो ये सिवाय पब्लिक पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सब अपने अपने दांव खेल रहे हैं, तो ये दिल्ली सरकार का सिर्फ एक चुनावी दांव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्ला जी, 2 दिन पहले ही यूसीसी के लिए समर्थन किया पार्टी ने। तो क्या लोग ये लोग जो हैं मोदी जी का स्टैंड जो है इस अध्यादेश पे समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने आज ये सब ड्रामा किया है? क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से सपोर्ट दी थी ताकि हो सकता है इस अध्यादेश पे इन्हें कोई मोहलत मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए। लेकिन क्या समझते हैं इस मसले पे? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट आया है इस बिल को लेकर के, ये बड़ा कैलकुलेटेड बिल है। बड़ा कैलकुलेटेड बिल इसलिए, बड़ा कैलकुलेटेड मूव है इसलिए है कि अध्यादेश पर वो जिस तरह से घूम घूम करके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, आरजेडी, डीएमके सबका सपोर्ट खोज रही थी, उसमें उनको मनचाही सफलता नहीं मिली। तो ये जो सपोर्ट वाला उनका ड्रामा है या सपोर्ट वाली उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो केंद्र सरकार या भाजपा पर केंद्रित नहीं थी। वो मैसेजिंग थी बाकी उन राजनीतिक दलों से जहां से इनको सपोर्ट नहीं मिला कि अगर आप हमको इस मामले में सपोर्ट नहीं करोगे तो हम यूसीसी के मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर आपकी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो ये उस तरह का मूव है। इसका वो कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है कि बीजेपी को कोई वो रिलैक्स देना चाह रहे थे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि संजय सिंह का बयान जो है वो और जो आपके प्रवक्ता का बयान था, दोनों विरोधाभासी थे एक दूसरे के बयान से। तो क्या स्टैंड है राज्यसभा सांसद का आम आदमी पार्टी की, उसको सही माना जाना चाहिए या प्रवक्ता को सही मानना चाहिए? तो ये बड़ा घालमेल है। इसको जैसा मैंने कहा कि इसमें मामला जो है, जो टारगेट किया आम आदमी पार्टी कर रही है वो कांग्रेस और बाकी और राजनीतिक दलों का जो
अध्यादेश के मामले में उनके साथ नहीं खड़े हैं। जी, जी। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये एक तरह से जो विपक्ष की 23 जून को बैठक हुई थी, उसमें जो इनको मन मुताबिक समर्थन नहीं मिला, उन पे प्रेशर करने के लिए ये इस तरीके का काम कर रहे थे कि सरकार को सपोर्ट दे रहे थे यूसीसी पे? बिल्कुल, बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। ये जो मनमाफिक 23 तारीख को पटना में हुई मीटिंग में सपोर्ट नहीं मिला, तो ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है अपोजिशन पार्टीज पर कि आप हमारे साथ नहीं आओगे तो यूसीसी जैसे अहम मुद्दे पर हम भी आपके साथ नहीं होंगे। और उनको ये मालूम है कि इस मुद्दे पर अगर वो कोई दूसरा स्टैंड लेते हैं तो वहाँ उनका वोट बैंक कितना प्रभावित होगा, कहाँ प्रभावित होगा, ये वो स्पष्ट हैं। उनको यूपी में वोट मिलना नहीं है, उनको बिहार में वोट मिलना नहीं है जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनको वेस्ट बंगाल में मिलना नहीं है, कर्नाटक में उनको कुछ मिला नहीं, हालांकि कर्नाटक में उतने मुस्लिम नहीं है, केरल में उनको मिलना नहीं है कुछ, उनको वेस्ट बंगाल जम्मू कश्मीर में कुछ मिलना नहीं है। बाकी जगहों पर यूसीसी का उतना प्रभाव नहीं आएगा जो बाकी जगहों, मतलब जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 10 से नीचे है वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है उनका, वो वहाँ ब्लैकमेलिंग हो नहीं सकती है। तो जी, जी। जहाँ 12% 14% से ऊपर है वहाँ ब्लैकमेलिंग हो सकती है। और वहाँ पर जिन प्रदेशों का मैंने नाम लिया उन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति नगण्य है, तो इसलिए वो इस तरह का दांव खेल सकते हैं। तो मतलब एज़ ए जर्नलिस्ट आप ये जो इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गए हैं, क्या आपको क्या लगता है? क्या सोच के, मतलब एक चुनाव की बात तो है ही, वैसे इसके अलावा और क्या इनका एंगल हो सकता है? नहीं, इनका एंगल हो सकता है ये कि अगर मान लीजिए उनकी याचिका पर कुछ एडमिट हो जाए या उनकी सुनवाई हो जाए, सुनवाई में कुछ इस तरह की बात निकल जाए, तो 2-3 दिन वो फिर शोर मचाएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है, सरकार हमारे खिलाफ है, तो उसका भी मैसेजिंग ही होगा। लेकिन ऐसा रिलीफ कोई मिलता हुआ दिख नहीं रहा है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि अध्यादेश नल एंड वॉइड है और जो हमारा निर्णय था वो सही है, उसी को मानना पड़ेगा। ऐसा मुझे होता दिख नहीं रहा है, इसलिए कि वो इंक्रोचमेंट होगा एग्जीक्यूटिव के पावर में, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज के उसमें, तो वो मुझे नहीं लगता है करेगी। और ये ऑर्डिनेंस जो है वो सरकार का मतलब सरकार दे आर वेल विद इन देयर राइट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये वैसा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई रिलीफ नहीं दिखता दे रहा है सिवाय पॉस्चरिंग के, ये और कोई बात है दिखती नहीं है मुझे। आगे जो संसद में इसको लेके जाना है, वहाँ पर आपको लगता है कि ये स्टेटली निकल जाएगा बड़े आराम से, जो वोट्स के हिसाब हैं उनके हिसाब से? देखिए ये सरकार ने किया है तो सरकार ने बाकायदा इसके बारे में सोचा होगा, प्लान किया होगा और देखा होगा, फ्लोर मैनेजमेंट वो किया होगा। हाँ। तो वो बिना कोई इस तरह के निर्णय नहीं करती हैं और निश्चित तौर पर वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे कि हम उसको पास करा लेंगे, तभी उन्होंने वो किया था। और अभी तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि लगभग मेजॉरिटी जैसी स्थिति है और इधर उधर 2-4 को अपनी तरफ कर लेना और कुछ लोगों का एब्सटेन हो जाने से ही इनकी बात बन जाएगी। मुझे लगता है वो सरकार कर ले पाने में सक्षम है और वो कर लेगी, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है अरविंद केजरीवाल का। और इसीलिए वो ज़्यादा बेहवल दिख रहे हैं, ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट में एक बार पास हो गया तो फिर उनके पास सचमुच कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली सरकार है ही नहीं, वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। जी, जी, ये बात वो समझने को तैयार नहीं ना है। हाँ, वो ये नहीं समझते हैं और वो अपने आप को किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही भ्रम उनका जो है वो उनको कई बार मुश्किल में डालता है।
और जी, ये जी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाए कोई भी सरकार केंद्र में। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो कि हुँ, हुँ। वहां पर केंद्र में केजरीवाल की सरकार है और वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि दिल्ली में एक ही जगह पर दो अथॉरिटी कैसे हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर वहीं रहते हैं, कल को दिल्ली में दिल्ली को पॉलिसिंग का अधिकार दे दिया गया, दिल्ली को बाकी सारे पावर दे दिए गए और इन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया कि जाके प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर है उसको उठा ले आए, उनको उठा ले आइए। तो ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये तो संभव ही नहीं है ना। जी। तो इसलिए 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 ये कहना कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा और उसके बाद पुलिसिंग और बाकी सारे राइट्स दिल्ली सरकार को मिल जाएंगे, वो ऐसा होता दिख नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में कि दिल्ली सरकार के पावर को और कट किया जाएगा, कम और किया कट जाएगा। जी, जी। जी। और इन्हें कहीं ऐसा सिर्फ़ ये इन्हें सिर्फ़ ये कह दिया जाएगा कि आप सिर्फ़ पानी और बिजली और सड़कों की सफाई करिए, झाड़ू लगाइए जी, और जी, जी, बिलिंग करिए और पानी के बिल इकट्ठे करिए, पानी दीजिए, बिजली दीजिए। 2-3 जी, चीज़ें ऐसी रह जाएँगी, ऐसे सोचते हैं क्या आप? मुझे मुझे न मुझे मैं उससे ज़्यादा वो करता हूँ। मुझे मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि बीजेपी को जितनी सीट उससे मिली है इस बार लोकसभा में या उससे हुँ। थोड़ी ज़्यादा सीट मिल जाएगी, तो वो दिल्ली में फिर से स्टेट गवर्नमेंट खत्म करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो जी, 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 जी। मेयोरियल सिस्टम है, हाँ, उसको ही जी, जी। लागू कर देंगे और ये दिल्ली का चुनाव का झंझट। इसलिए कि ये तीन तरफा झगड़ा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इस झगड़े में दिल्ली के विकास का पूरा सत्यानाश हो गया है। जी। जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। रोड सारी उखड़ी पड़ी है, कोई नई रोड नहीं बनी, कोई नया फ्लाईओवर नहीं हुआ है। खाली एड में दिखता है कि नया फ्लाईओवर बन गया, नई रोड बन गई। पानी दिल्ली में वाटर लॉगिंग पहले जी। सुनाई नहीं देती थी, वाटर लॉगिंग होती है अभी जगह जगह। इस बार ज़बरदस्त वाटर लगेंगे। जी, वाटर लॉगिंग हो गई, नई बसें नहीं आई हैं, मेट्रो ना हो तो दिल्ली की जनता त्राहि त्राहि कर रही होती और मेट्रो में दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का पैसा भी लगा हुआ है जी। उनका। तो इसलिए इसलिए दिल्ली में व्यवस्था के नाम पर सब कुछ चौपट हुआ पड़ा है, सत्यानाश हुआ पड़ा है। और स्टेट गवर्नमेंट जिसको काम करना चाहिए वो काम के अलावा बाकी सब कुछ करती है। सारे नेता उनके यहाँ बड़े बड़े नेता होंगे जो रिजेक्टेड लोग थे, जिनको कोई कहीं पूछता नहीं था। वो उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो अपना विश्वविद्यालय का चुनाव हारे रहे हों, उन्होंने एक बदलाव के नाम पर चुनाव किया और वो बदलाव हुआ नहीं। भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो सफलता उनको इसलिए मिली कि उन्होंने दिल्ली में चूंकि माइग्रेशन बहुत होता है, जी। ईस्टर्न यूपी और पूरा बिहार नौकरी के चक्कर में, कामकाज के चक्कर में, लॉ एंड ऑर्डर, यूपी में तो अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर के कारण, नौकरी के चक्कर में, वहां पर कोई इंडस्ट्री न होने के चक्कर में, जैसे ही ऐसी स्थिति बनती है, बिहार का यूथ भाग के दिल्ली आता है और कोई भी व्यक्ति जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, अगर उसको 2,000 रुपए और 3,000 रुपए का मंथली कंसेशन मिलेगा तो उसकी इनकम 10 से बढ़ के 13 हो गई या 14 हो गई। तो वो फिर ये नहीं सोचेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह के लोगों को सरकार में ले आ रहे हैं। और हो यही रहा है कि जो जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको 3,000 4,000 रुपए जो सहूलियत मिलता है पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर या डीटीसी के बस के नाम पर, वो सहूलियत मिल रही है, लेकिन दिल्ली का सत्यानाश हो रहा है। दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। अब जिस व्यक्ति को
12,000 15,000 रुपए महीने की इनकम है हम्म, और उसमें अगर उसको 12,000 अपनी कमाई है और 3,000 4,000 रुपए की सहूलियत सरकार के उस पर मिल रही है, तो दिल्ली का की सड़कें बने, दिल्ली में नया फिट ओवर ब्रिज बने, दिल्ली में नया फ्लाईओवर बने, दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट का काम हो चाहे नहीं हो, उसको इससे मतलब ही नहीं रह जाता है। और बात सही भी है, उनका क्या मतलब है, जो आदमी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको सबको समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो उस इनकम ग्रुप का व्यक्ति है वो समझेगा, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे जैसे माइनॉरिटीज को अपीज करके उनका कुछ नहीं हुआ, वैसे ही इस तरह के इनकम ग्रुप को ये आम आदमी पार्टी एक्सप्लॉइट कर रही है और उनको किसी काम लायक नहीं छोड़ रही है। वो अपना इनकम बढ़ाने की बजाय इस तरह की चीज़ों पर वो करते हैं कि चलो हमको तो आम आदमी पार्टी है तो बिजली और पानी ऐसे मिलता रहेगा। हालांकि पानी को लेकर के पूरी दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है, गिने चुने इलाकों में पानी पहुंच रहा है जो माफ वाला फ्री वाला पानी है, जी बाकी सब सभी जगहों पर तो टैंकर से पानी लोगों को घर मंगाना पड़ रहा है। जी मनिंदर जी। शुक्ला जी, आपकी बात से ये लग रहा है कि जो फ्री वीज है उसी पर इनकी सरकार चल रही है, उसी से इनको लग रहा है कि अगली बार भी ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए ये जो अभी अभी थोड़ा जल्दी होगा कि हम्म, मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और फ्री बीज तो निश्चित तौर पर उनका ये भरोसा क्या, उनका पूरा उनका मतलब टूल है हाँ उनके टर्म का। हाँ वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स से वो अगला चुनाव भी जीत जाएंगे। जी जी। लेकिन लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और लोगों को चीजें समझ में आने लगी हैं, हम्म, उससे मैं थोड़ा संशय में हूं। अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीजें आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलना शुरू हो गई हैं और हम्म। वो अगले चुनाव तक अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, मुझको इसमें संदेह है। मीन्स आपको ये लग रहा है कि अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएंगे वो चुनाव से पहले ही? नहीं नहीं, चुनाव के दोस्तों के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने की संभावनाओं पर जरूर मुझे वो है। चूंकि अभी कोई केजरीवाल पर सीधे कोई इस तरह के आरोप मतलब आरोप इनडायरेक्टली हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, विशेष रूप से लीकर स्कैम वाले मामले में। लेकिन डायरेक्ट कोई एलिगेशन अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, तो इसलिए अभी ये नहीं कहा नहीं, जा सकता क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है। देखिए, अभी शीश महल जो है उनका, जो उनका सीएम आवास है, उसको उन्होंने रेनोवेशन के नाम पर ही लगभग लगभग जो है कहिए 52 करोड़ रुपए लगा दिए। बाकी अंदर के इंटीरियर्स की बात करें तो वो अलग है। तो नहीं बातें तो बहुत नहीं नहीं सारी हैं। अभी उस नहीं नहीं पे भी सीएजी की जो है इस पे जांच की आदेश हो गए हैं। अभी उसका नतीजा आना बाकी, चीजें तो हैं उन पर। नहीं नहीं, उनपे हैं बिल्कुल, लेकिन लेकिन इस पूरे मामले में मैंने बताया ना, डायरेक्ट कोई नहीं है जी। अब इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति पर आएगी जिसने ऑर्डर किया और जिसने ऑर्डर करने के बाद खर्च का जायजा नहीं रखा। तो ये और फिर वो किस मंत्रालय का है, क्योंकि कोई पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री के पास है नहीं, तो इसलिए मैं शुक्ला जी इसी पे आ रही थी। ही इज सच ए स्मार्ट पर्सन कि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। और नहीं नहीं, वो ये जानते थे, वो ये जानते थे कि ये सारी खुराफातें होंगी और आज नहीं तो कल अकाउंटेबिलिटी आएगी। इसीलिए जी, उन्होंने सारा, देखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट, आप फील्ड में अगर निकलिए, जर्नलिस्ट सबसे बात कीजिए, तो हाँ ये हाँ लोग, बिल्कुल। ये बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि जी जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है उस तरह की स्थिति में आज नहीं तो कल मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे और ये अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा के निकल जाएंगे। जी, अल्टीमेटली वही हुआ, अरविंद वही हुआ। केजरीवाल बच के निकल गए और मनीष सिसोदिया जेल में है, उनकी जमानत तक नहीं हो पा रही है। और हाँ। सारा का सारा वो है, भाई मुख्यमंत्री आप थे तो डिप्टी हम्म, चीफ मिनिस्टर जेल में है।
सारा का सारा दोषारोपण मनीष सिसोदिया पर आ गया। तो ये तो सबको मालूम था कि आज नहीं तो कल ये होना है, और वो हुआ। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई से ज्यादातर लोग वाकिफ थे। जो भी केजरीवाल जी के साथ था, वो या तो निकल गया या तो फंस गया। अब उसमें कुमार विश्वास निकल गए, आशुतोष निकल गए, उसके बाद वो प्रशांत भूषण निकल गए। खैर प्रशांत वकील हैं, उनको क्या वो करता। और भी ये तो बड़े लोग होंगे, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो निकल गए। और जो रहा, जो सबसे ज्यादा सतेन जेल में है, मनीष जेल में है, और एक दो और लोग जो मंत्रालय में थे वो भी जेल से आके जमानत पर हैं। ये तो हुआ ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है शुक्ला जी, अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से एक दिन पहले, यानी कि कल, इन्होंने अध्यादेश की कॉपियां जला करके अपना विरोध किया था, और अब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक ये अभियान चलाने जा रहे हैं कि 3 जुलाई तक ये हर दिन ऐसे करेंगे। तो ये भी इनका स्ट्रेटजी है क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए? नहीं, आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। आप याद कीजिए, वो रोज वो एक जब दिल्ली में ये लॉन्च किए थे अपनी पार्टी, तब ये रोज एक शगुफा लेके आते थे कि शीला दीक्षित करप्ट हैं, उसके बाद फिर वो प्रणब मुखर्जी करप्ट हैं, उसके बाद फिर गुलाम नबी के बारे में इनके पास डॉक्यूमेंट थे, उसके बाद आनंद शर्मा के बारे में कहा था इन्होंने। मतलब लंबी पूरी एक सूची थी, 7 या 9 मिनिस्टर थे जिनके बारे में जिनके खिलाफ इनके पास डॉक्यूमेंट थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, कहाँ हैं पता ही नहीं है। तो और ये रोज चलता था। इन्होंने आशीष सूद, दिल्ली भाजपा के नेता हैं, सतीश उपाध्याय हैं, उनके बारे में कि रिलायंस से लेकर के मीटर को लेकर के इन्होंने कोई डील किया है, उसको लेकर के इन्होंने बात किया था। कोई प्रमाण, आशीष सूद बीजेपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, और जम्मू कश्मीर में उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं प्रूव कर पाए। सतीश उपाध्याय दिल्ली में ही रह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कोई न FIR करा पाए, लेकिन चुनाव जीत गए उस पर। तो ये इस तरह की हर चीज करेंगे जिसका फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने काठ की हांडी 2 बार चढ़ा दी, 3 बार चढ़ा दी, लेकिन अब वो काठ की हांडी में छेद हो गया है। छेद को थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या छेद हो गया है, क्या इन्होंने ऐसा घोटाला किया? अब शराब घोटाला तो सबको पता ही है, शीश महल का सबको पता है जी। देखिए, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला 2 बड़े हैं जो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। जो लोग शराब घोटाले में मनीष जेल में है, एक दूसरे मामले में सत्येंद्र जैन जेल में है। इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी वो मामला भी सामने आएगा जिस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने जिस मामले से जुड़ी हुई ये शीश महल वाले मामले से जुड़ी हुई फाइल थी, वो IAS ऑफिसर के ऑफिस से चोरी की गई। अभी वो मामला भी बनेगा कि एविडेंस के साथ खेलने का, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का मामला बनेगा। उसमें भी बहुत सारे और मामले आएंगे। ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। दिल्ली का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया है। इनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो में था कि ये 5000 बसें ले आएंगे, इनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो में था कि ये बसेस ले आएंगे। बसेस आपको दिल्ली में कहीं नजर नहीं आएंगी, एक भी नहीं आएगी। कोई बस नहीं आई है। 10,000 ये प्रॉमिस करते थे, 1000 बस नहीं आई है। ये बात करते हैं महिला बसों पर सुरक्षा को, एक भी गार्ड नहीं चलता है। जी। और पैनिक बटन का तो बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, कैमरे को लेकर के कि हर चौराहे पर, हर जगहों पर कैमरा होगा, वो सब कहीं कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी। देखिए, उसमें जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा या झूठ बोलते हैं, जनता को ये बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो काठ की हांडी 2 बार चढ़ा दिए हैं, तो अब वो लोगों को, जनता को दिख रहा है कि वो जो उस हांडी में जनता का वोट जाता था, वो हुँ, बह के आग में जल जा रहा है। तो अब वो क्यों ऐसा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारण है कि उनको वो अपने मत का प्रयोग करें और वो बर्बाद जाए। जी, जी। तो आपका कहना ये है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है, एक बड़े शरीफ़ आदमी की ढीले-ढाले कपड़े और हवाई चप्पल पहन कर के एकदम सिंपल बंदा दिखना, जैसे आम जैसा बंदा दिखना, जो कि ये है नहीं, रह रहे हैं शीश महल में, तो ये जनता को पता चल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, जनता को पता चल गया है। इन्होंने बोला था कि जिसकी झुग्गी उसकी उसका घर, तो जिसकी झुग्गी उसका घर तो हुआ नहीं। 3 घर का 1 घर हो गया और मतलब 52 करोड़ रुपए में क्या घर बना होगा, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को कम से कम उसको तो मुझे लगता है कि अगर डिस्प्ले में छोड़ दिया जाए तो हुँ, हुँ। दिल्ली सरकार की इतनी कमाई हो जाएगी टूरिस्ट आकर के कि काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा। मुझे तो लगता है कि दिल्ली सरकार अलाउ कर दे कि भाई एक टूर, जो लोग टूरिस्ट हैं देखना चाहें तो बाहर से दिखा देंगे और इतना टिकट लगा दें, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, काफ़ी इनकम भी हो जाएगी दिल्ली सरकार को। हुँ, हुँ। जिस तरह का वो बना हुआ है, जिस तरह का बनाया गया है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विनोद शुक्ला जी, मेरे शो बहुत में बहुत आने के धन्यवाद। लिए। बहुत नमस्कार। धन्यवाद मैम। नमस्कार। तो दोस्तों देखा आपने विनोद शुक्ला जी ने कितने आसान शब्दों में आपको अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में अ, बहुत कुछ बता दिया। वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, अध्यादेश को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुँच गए हैं, ये सब आपने जाना। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएँ, मेरे से कनेक्ट हो जाएँ और उनको मेरा जो कंटेंट है सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।